कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। सुन रहे हैं भाग 5। सचिन मोटरसाइकिल रोककर उस अंधेरे में बैठे रोते हुए साई से पूछता है, कौन है वहां इस समय इस सुनसान रास्ते पर? अकेले बैठे कौन रो रहा है? आवाज सुनते ही उसका रोना बंद हो जाता है। वो साया उठकर मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे उस साये का सर ऊपर को होता है, उसे देखकर सचिन चौंक जाता है। उसके मुंह से अनायास ही निकलता है, गुलाबो, यहाँ इस तरह सुनसान रास्ते पर उस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? और वहाँ मेले के पास उस जगह आई क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा रास्ता देख रहा था। जब तुम नहीं आई तो मैं वापस जाने लगा। और इस तरह तेज तेज रोने की वजह क्या है? मैंने कहा था ना, मेरी माई मुझे नहीं छोड़ने वाली। आज तो वो उन लोगों को घर लेकर आ गई और पैसे लेकर मुझे उन्हें बेच दिया। बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागी हूँ। मैं तो मरने जा रही थी, पर तुम्हारा ख्याल आया बाबू, तो यहाँ आकर बैठ गई। पता था तुम इसी रास्ते से जाओगे। वहां मेले में लोग मुझे पकड़ सकते थे, इसीलिए मैं वहां नहीं गई। मैं घर से भाग आई हूँ हमेशा के लिए। अब मुझे वहां दोबारा नहीं जाना। मेरा कोई घर नहीं है अब। बस तुमसे पूछना है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। यदि नहीं तो मैं अभी अपना जीवन खत्म कर लूंगी। इस तरह भटकते भटकते और नहीं जीना अब। बोलो, करोगे इस गंवार से शादी? बोलो बाबू, बोलो। वो सचिन को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली। सचिन स्तब्ध सा मोटरसाइकिल पर बैठा बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ माँ, भैया और खुशबू के चेहरे घूम रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अनजान लड़की गुलाबो उसकी तरफ उम्मीद लगाए देख रही थी। क्या हुआ बाबू, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुमने ही तो खुद सामने से कल बोला था कि मुझसे शादी करोगे। अब क्या हुआ? घर वालों के आगे झुक गए ना? अब मुझसे शादी नहीं करोगे ना? मुझे पता था, मेरी ऐसी हैसियत नहीं। एक गरीब अनाथ गंवार लड़की को भला कौन पूछता है? मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया बाबू। तुम खुश रहो अपनी दुनिया में, लेकिन मैं अब ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहते ही वो लड़की झाड़ियों में भाग जाती है। उसे इस तरह भागते देख सचिन मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर उसके पीछे उसे आवाज देता हुआ झाड़ियों में भागता है। वहां बने कुएं में जैसे ही वो लड़की गुलाबो कूदने को होती है, तभी पीछे से सचिन उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ये क्या पागलपन है गुलाबो? मेरी बात सुने बिना ही वहां से भागी चली आई? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें तुम्हारे घर जाने की कोई जरूरत नहीं। यदि घर जाओगी तो मेरे, अपने, हमारे घर। आज से तुमको उस घर की बहू का दर्जा देता हूँ। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब चाहे जो हो जाए, मैंने फैसला ले लिया है। बस तुम मरने का ख्याल दिल से निकाल दो। चलो मेरे साथ। सचिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन बाबू सुनो तो, मैं बिना शादी किए तुम्हारे घर नहीं जा सकती। गुलाबो उससे हाथ छुड़ाते हुए बोलती है। क्यों? तुम अभी मेरे साथ घर चलो। हम घर में सबको बताकर सबका आशीर्वाद लेकर कल मंदिर में शादी कर लेंगे। सचिन गुलाबो से बोला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब? सचिन ने हैरान होकर पूछा। मेरा मतलब, जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लेती उस घर में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं बोल रहा हूँ ना, हम कल सबकी मर्जी से मंदिर में शादी कर लेंगे, और यदि किसी की मर्जी ना हुई तब भी मैं तुमसे शादी करूंगा। भरोसा नहीं मुझ पर? सचिन खुद के सीने पर हाथ रखते हुए गुलाबो से बोला। वो बात नहीं है, लेकिन हमारे घर की रीत यही है कि जब तक शादी ना कर ले किसी पराये मर्द के साथ उसके घर कभी नहीं जाते। जब वो घर ही छोड़ आई तुम, तो कैसी रीत? और इस समय भला हम कहाँ शादी करेंगे? अभी वक्त देखो। सचिन उसे घड़ी दिखाते हुए बोला। वो मैं नहीं जानती, पर बिना शादी किए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। रीत तो रीत है, माननी तो पड़ेगी। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, जब कोई लड़की शादी करती है तो पहले कुलदेवी के सामने अपने होने वाले पति को ले जाकर पूजा करनी पड़ती है। फिर मांग भरकर फूलों का हार पहनाकर कुलदेवी का आशीर्वाद जब तक न लो तब तक अपशगुन माना जाता है। ये रीत नहीं मानी तो कुछ भी बुरा हो सकता है। मैं तुमको खोना नहीं चाहती बाबू, इसीलिए जाऊंगी तो शादी करके ही, वरना नहीं। गुलाबो अपनी बात पर दृढ़ होते हुए सचिन से बोली।
लेकिन इस वक्त कौन मिलेगा जो हमारी शादी कराएगा? और फिर आज पता है क्या दिन है? अमावस्या। भला आज कौन शादी करता है? मुझे दिन विन से कोई मतलब नहीं। उधर वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, इधर तुमको दिन दिखाई दे रहा है। यदि मेरी बात नहीं माननी तो चली जाती हूँ। मेरे पीछे मत आना अब। जाओ बाबू, तुम जाओ। इतना कहते ही गुलाबो पीछे मुड़कर जाने लगती है। सचिन दोबारा उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। चलो तुम्हारी बात मान भी ली, तो इस समय कौन से मंदिर में हम शादी करेंगे? बोलो। हमारे कुल का एक मंदिर है, वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे। हम वहीं कुल देवी को साक्षी मानकर शादी कर लेंगे। हमें अभी वहां चलना होगा। उस जगह? वो भी इस वक्त? और तुमने ही तो कहा था उस दिन कि रात में वहां जाना ठीक नहीं। सचिन गुलाबी से हैरानी जताते हुए बोला, शादी करनी है अभी तो वहीं चलना पड़ेगा। डरो नहीं, मैं साथ हूँ। हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जल्दी चलो। वो सचिन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। सचिन जैसे उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। इतनी जल्दी ये सब कुछ हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। बस वो उस लड़की गुलाबो की बातों में खोता चला जाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। वो जगह तो यहाँ से बहुत दूर है, हम इस वक्त कैसे वहां जा सकते हैं? सचिन गुलाबो से सवाल करता है। उसकी बात सुन गुलाबो जवाब देती है, यहाँ से एक रास्ता वहीं को जाता है जिससे हम उस जगह जल्दी पहुंच जाएंगे। अब बिना सवाल किए जल्दी चलो बाबू। अभी अच्छा मुहूर्त चल रहा है। यदि हम इस मुहूर्त में कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर शादी कर लेंगे तो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। उस जंगली ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए कुछ ही देर में वो लोग वहीं झरने के पास उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सचिन की मुलाकात उस लड़की गुलाबो से हुई थी। वहां पहुंचकर गुलाबो उसे एक पेड़ के नीचे ले जाती है। पेड़ के पीछे झाड़ियां हटाते ही एक छोटी सी गुफा मिलती है। वो सचिन को उस गुफा में चलने का बोलती है। सचिन हैरानी से उस रहस्यमयी गुफा को नजरें घुमा घुमा कर देखने लगता है। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ रोशनी दिखाई देती है। एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। सामने कोई डरावनी सी देवी नुमा मूर्ति खड़ी रहती है और पास ही एक लाल जोड़ा 2 हार रखे हुए होते हैं। सचिन गुलाबो से पूछता है कि ये सब सामान यहाँ कैसे? गुलाबो बताती है कि वो सब सामान उसने पहले ही रख दिया था जब कल सचिन से उसकी बात हुई थी। गुलाबो बोले जा रही थी और सचिन बड़े आश्चर्य से वो सब देखे जा रहा था। जैसा मैं कहूँ वैसे करते जाओ। इस थाली में पड़े सिंदूर को उंगली से उठाकर मेरी मांग भरो और फिर हार पहना दो। सचिन वैसा ही करता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता। उसकी मांग भरकर दोनों एक दूसरे को हार पहना देते हैं। जैसे ही सचिन उसके गले में हार डालता है वैसे ही वो लड़की गुलाबो चेहरे पर एक अलग ही चमक लिए मुस्कुराने लगती है। सचिन बस उसे गौर से देखे जा रहा था। बस बाबू, अब हम जन्म जन्म के साथी बन गए। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। देवी का आशीर्वाद मिल चुका है, अब सब अच्छा होगा। इतना कहते ही वो अपनी उंगली के एक नाखून को सचिन की हथेली पर गड़ा देती है। थोड़ा खून निकल आता है। सचिन दर्द से कराह उठता है। फिर वो लड़की गुलाबो अपनी हथेली पर भी ऐसे ही खून निकालती है। दोनों के खून को मिलाकर वो उस मूर्ति को तिलक करती है। सचिन अभी भी सब कुछ चुपचाप होते देखता रहता है। फिर गुलाबो वापस उसे लेकर उस रास्ते पर आ जाती है जहाँ सचिन की मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। इधर जब रात के 10 बज चुके होते हैं, सचिन के घर वाले परेशान होते हैं। महेश गांव में जाकर सचिन के दोस्तों से संपर्क करता है पर सभी वो सुबह वाली घटना का जिक्र करते हैं जब सचिन उनके बीच से चिढ़कर चला जाता है। फिर उनमें से किसी ने उसे नहीं देखा। महेश वापस चिंतित होते हुए घर आ जाता है। कुछ देर में बंटी वहाँ आता है जिसकी मोटरसाइकिल लेकर सचिन गया था। वो सचिन की अचानक मोटरसाइकिल लेकर कहीं जाने वाली बात सबको बताता है। सभी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसकी माँ पार्वती बोलती है, ये लड़का पता नहीं कहाँ गया है, इतनी रात हो गई। मुझे तो लगता है माँ वो कल वाली रात से परेशान होकर ही कहीं गया है। मैंने कहा था, हमने उससे बात करने में जल्दी कर दी। पता नहीं कहाँ गया होगा मेरा छोटा भाई। महेश चिंता और आशंका भरे लहजे में बोलता है। सचिन का दोस्त बंटी भी इंतजार कर वापस अपने घर चला जाता है। जब मनोहर लाल और खुशबू को पता चलता है तो वो भी उसके साथ सचिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सभी जगह देखने के बाद पार्वती, महेश और मनोहर लाल आंगन में आकर चिंतित होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। पार्वती के मन में रह रहकर अनजानी आशंकाएं जन्म लेने लगती है। वो भगवान से सचिन की सलामती की दुआएं करने लगती है। रात को 11:45 बजे गांव में सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। दूर किसी घर में रेडियो पर डॉन फिल्म का अरे दीवानो मुझे पहचानो
कहाँ से आया, मैं हूँ कौन गाना बज रहा था। गांव के सभी रास्ते सुनसान पड़े थे, इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। तभी एक मोटरसाइकिल वहां से गुजरती है। पीछे लाल जोड़े में गुलाबों को लेकर सचिन गांव में प्रवेश करता है। गुलाबों घूंघट हटाकर पूरे गांव को आसपास नजरें घुमाकर देखते हुए आंखें चौड़ी कर अजीब ढंग से मुस्कुराने लगती है। तभी 2-4 कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे पड़ जाते हैं। गुलाबों घूंघट हटाकर उन कुत्तों की तरफ बस एक नजर देखती भरी है। इतने में वो तेज भौंकना छोड़ ऊ की आवाज करते हुए पीछा करना छोड़ वापस दुम हिलाते हुए उल्टी दिशा में भाग जाते हैं। जैसे ही सचिन घर में प्रवेश करता है, माँ उसे देखते ही उसकी तरफ आती है। महेश भी दौड़कर उसके पास आता है। कहाँ चला गया था मेरा भाई? हम कितना परेशान है शाम से ही। माँ को देख कितनी परेशान है, किसी ने खाना भी नहीं खाया, बस तेरी चिंता में बैठे हैं सब शाम से। मनोहर चाचा और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, देख कितना वक्त हो गया है। घर की कोई चिंता भी है तुझे? कहाँ था तू अब तक? महेश सचिन के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे सवाल करता है। तभी मनोहर लाल बीच में आकर हड़बड़ाए हुए महेश को सचिन से अलग करते हैं, उसे शांत होने का इशारा करते हैं। सचिन जब वहां देखता है तो मनोहर चाचा, खुशबू, भाभी और माँ सभी हैरानी से प्रश्नवाचक मुद्रा में उसकी ओर देखते रहते हैं। सचिन चुप होकर खड़ा रहता है, उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटता, बस वो बड़ी अजीब नजरों से सबको देखता रहता है। खुशबू भी उसके पास आकर उसे वही प्रश्न करती है जो उस वक्त सबके मन में उठ रहे थे, पर सचिन कोई जवाब नहीं देता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात की शिकायत करे। दोनों हाथों की मुट्ठियां तेजी से भींचते हुए वो खुशबू की तरफ देखता है। खुशबू उसकी आंखों में सवालिया निशान लिए अनवरत देखती रहती है। तभी माँ बोलती है, बोलना, क्या बात है? चुप क्यों है तू? आखिर कहाँ गया था? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? देख कितना पसीना आ रहा है तुझे इस ठंडी रात में भी। बोल बेटा बोल, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। बंटी की मोटरसाइकिल लेकर आखिर कहाँ गया था तू? पार्वती घबराकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। इतने में जैसे ही गांव के इकलौते पुराने घंटाघर में रात के 12 बजने की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है। सचिन के पीछे से एक लड़की छन छन करते लाल जोड़े में सजी हुई, घूंघट किए हुए अपना पहला कदम ड्योढ़ी पर रख दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती है। उसके वहां आते ही जैसे सारे वातावरण में अचानक से बदलाव आ जाता है। साएं साएं कर हवा भी अपनी तेजी दिखाने लगती है, जिसके असर से पास में जलती हुई लालटेन भी बार बार झप झप करने लगती है। वहीं आंगन में बंधे हुए बैल अचानक से सफेद आंखें फाड़ते हुए गर्दन ऊंची कर बेचैनी से पीछे की तरफ सरकने लगते हैं, जैसे वो खूंटा उखाड़ कर वहां से भाग जाना चाहते हों। ये सब देखकर सभी और हैरान हो जाते हैं। किसी की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर अचानक ये सब क्या होने लगा। वातावरण जो अब तक शांत था वो इतना अशांत कैसे हो गया? खुद सचिन भी ये सब बड़ी हतप्रभ नजरों से देखने लगता है। उसे भी कुछ समझ नहीं आता। आश्चर्यों की झड़ी लग जाती है, पर लाल जोड़े में सजी गुलाबों पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता। वो एक हाथ से पल्लू सर पर लिए धीरे धीरे चलकर सचिन के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। सभी लोग स्तब्ध होकर बड़ी हैरानी से सचिन के बगल में खड़ी लाल जोड़े में सजी गुलाबों को देखने लगते हैं और बस एक टक उन दोनों को ही देखते रहते हैं।